नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल के महाराष्ट्र स्पेशल एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे चुनावी डर की। चुनाव का सपना, डर अपना अपना। डर का माहौल इस तरीके से है कि महाराष्ट्र के चुनावी दंगल में दिए जाने वाले तमाम बयानों को लेकर अलग अलग पार्टी के राजनीतिक नेता चिंतित है। प्रधानमंत्री मोदी की रैली में बटेंगे तो कटेंगे, एक हो तो सेफ है, इस तरीके के नारों का सामना न करना पड़े। शायद इसीलिए अजीत पवार तो छोड़िए, अजीत पवार गुट के कोई भी नेता मुंबई की रैली में, आखिरी रैली में प्रधानमंत्री की कोई भी उपस्थित नहीं रहे। वहां दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को भी कहीं यह सता रहा है कि यह बयान कहीं उल्टा ना पड़ जाए, इसके लिए उनका भी एक अलग अलग बयान आ रहा है। वहां दूसरी तरफ बीजेपी के नेता यह बताने में लगे हुए हैं कि भाई डरो मत, यही बयान हमें आगे ले जाएगा, उसका मतलब आप गलत समझ रहे हैं। तीसरी तरफ महाविकास आघाड़ी के नेता इस बात से डरे हुए हैं कि कहीं लाडली बहना की योजना चल ना जाए और उसका दाव कहीं उल्टा ना पड़ जाए, और इसीलिए दूसरी तरफ से राहुल गांधी और महाविकास आघाड़ी के नेता कहीं सोयाबीन फार्मर्स के लिए या फिर कहीं लाडली बहना के पैसे बढ़ाने को लेकर अलग अलग बयानबाजी दे रहे हैं। कुल मिलाकर बयानों को लेकर यह डर है और चुनावी सपना पाने के लिए वोट बैंक का डर भी कहीं ना कहीं सता रहा है। तो इस दंगल में हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार मुस्लिम वोट बैंक, जिसे कहा जाता है वोट जिहाद का नारा कोई दे रहा है, यह मुस्लिम वोट बैंक आखिरकार किस तरीके से काम कर रहा है। और एक खास मेहमान भी हमारे साथ में लेंगे, लेकिन सबसे पहले यह खास रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हम चर्चा शुरू करते हैं। कटे थे कि ये कि उत्तर प्रदेश नहीं है। तुम बांटने और काटने की बात कर रहे हैं। हम एक है तो सेफ है। क्या लिखा है? अगर प्रधानमंत्री ने यह किताब पढ़ी होती, नेशनलिस्ट मिजाज समझने में थोड़ा समय उनको लगेगा। एक रहेंगे। महाराष्ट्र की सत्ता के फैसले की घड़ी जैसे ही करीब आ रही है, चुनावी अखाड़े के पहलवानों का डर बढ़ रहा है। इसी डर में लगी है बयानबाजी की होड़। क्योंकि एमवीए को डबल इंजन सरकार की परफॉर्मेंस का डर है, तो महायुति जाति गिनती और संविधान जैसे मुद्दे पर सहमा हुआ है। एमवीए को लाडकी बहन जैसी योजना चुनौती लग रही है, तो महायुति के लिए मराठा आरक्षण का मुद्दा भारी लगता है। एमवीए को किसान सम्मान राशि के जादू से निपटने की चुनौती है, तो महायुति दलित आदिवासी वोटों के खिसकने से परेशान। एमवीए के लिए सरकार के विकास का रोड मैप चैलेंज है, तो महायुति के लिए बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे से निपटना है। इसी डर में दोनों तरफ से बयानबाजी की जो होड़ लगी, उसमें राजनीतिक दलों ने सत्ता का शॉर्टकट फार्मूला खोज लिया, जिसे कहते हैं ध्रुवीकरण। बीजेपी की तरफ से इस चुनावी फॉर्मूले का इस्तेमाल महाराष्ट्र चुनाव की घोषणा से काफी पहले अगस्त महीने में उत्तर प्रदेश से हुआ, जब मुख्यमंत्री योगी ने बटेंगे तो कटेंगे का चुनावी कालजयी मंत्र दिया। यही मंत्र महाराष्ट्र में दोहराया जाने लगा, तो महायुति के भीतर ही पॉलिटिकल कंफर्ट इंडेक्स यानी पीक्यूआई बिगड़ने लगा। एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर आते हैं और वो बोल देते हैं बटेंगे कटेंगे, तुरंत हमने बताया कि ये कि उत्तर प्रदेश नहीं है। हमारे महाराष्ट्र में शिवशाहू फुले अम्बेडकर की विचारधाराओं से महाराष्ट्र चलता है। देवेंद्र जी का क्या आंसर है मुझे मालूम नहीं। मैंने आपको बताया कि हमें ये कटेंगे बटेंगे पसंद नहीं है। दशकों अजीत दादा हिंदुत्व का विरोध करना सेक्युलरिज्म उनके लिए, ऐसे लोगों के साथ रहे, और नेशनलिस्ट मिजाज ये समझने में थोड़ा समय उनको लगेगा। हर चुनावी मंच से वोटर को एक होने का मंत्र दे रहे नेताओं के चुनावी डर का आलम ये कि एकता के मंत्र पर अंदर खाने ही खींचतान मच गई। मामला पीएम की रैली के बहिष्कार से बयानबाजी तक पहुंच गया। क्यों नहीं आए ये तो वही बताएंगे। नहीं, हमने मना नहीं किया। मैं भी नहीं था, हर एक कैंडिडेट नहीं जा सकता। मैं वही बोल रहा हूँ पीएम साहब को कि आप बंबई में आने वाले हैं, लेकिन मैं नहीं आ सकता। दरअसल अपनी पार्टी के आधे टुकड़े के साथ पूरा भविष्य तलाश रहे अजित पवार की अपनी राजनीतिक मजबूरियां हैं। मुस्लिम वोट के लिए महाराष्ट्र में कैसी मारामारी रही, मिसाल 2019 के नतीजों से मिलती है, जब महाराष्ट्र विधानसभा में कुल 10 मुस्लिम विधायक चुनकर आए। इसमें कांग्रेस के खाते से सबसे ज्यादा 3,
बाकी एनसीपी, एसपी, एमआईएम के खाते में 2-2 और शिवसेना के खाते में 1 मुस्लिम विधायक आया। लेकिन जब शिवसेना और एनसीपी 2-2 टुकड़े हो गई, तो जिस महाराष्ट्र में कांग्रेस, पवार और उद्धव कामयाब हुए, वहां से एक भी मुस्लिम सांसद जीतकर संसद नहीं पहुंच पाया। फिर इस बार चुनाव की बारी आई तो सबसे ज्यादा कांग्रेस ने 8 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे। अजित पवार ने 5, शरद पवार ने 2, समाजवादी पार्टी ने 2 और उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे ने 1-1 मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया। जब अजित पवार के 5 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में हैं, तो बीजेपी के बटोगे तो कटोगे नारे का समर्थन करना उनके लिए जरूरी भी है और मजबूरी भी। लेकिन बीजेपी की दलील अलग है। देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि जब एमवीए के घटक दल वोट जिहाद की कोशिश का समर्थन करते हैं, तो मतदाताओं को एक होना जरूरी है। महाविकास आघाड़ी तलवे चाटने का की राजनीति कर रही है मुस्लिम उलेमाओं के। क्योंकि मैं उदाहरण आपको बताना चाहता हूं, अभी उलेमा काउंसिल ने उनको समर्थन घोषित किया, 17 मांगे उन्होंने रखी थी। इन्होंने बकायदा पत्र दिया है कि 17 मांगे हम मंजूर करते हैं। दरअसल बीजेपी ऑल इंडिया उलमा बोर्ड महाराष्ट्र की उस 17 सूत्री मांग पत्र का जिक्र करती है जो 7 अक्टूबर को महाविकास आघाड़ी के नाम लिखी गई थी। इसमें समर्थन के बदले शर्तों की बात कही गई, जिसमें वक्फ बिल का विरोध करना, आरएसएस पर प्रतिबंध लगाना, 2012 के बाद के दंगा आरोपी मुसलमानों को रिहा करना, नौकरी और शिक्षा में 10% मुस्लिम आरक्षण, पुलिस भर्ती में मुस्लिम युवाओं को भी प्राथमिकता, महाराष्ट्र के वक्फ मंडल को 1000 करोड़ का फंड, मस्जिदों के इमाम और मौलाना को 15,000 रुपए महीने तनख्वाह, रामगिरी महाराज नितेश राणे को जेल में डालने की मांग रखी गई। जैसी मांगे रखी गई, इसके बाद सोशल मीडिया पर एक चिट्ठी भी वायरल हुई, जिसमें शरद पवार की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल के हवाले से उलेमा बोर्ड के महाराष्ट्र की ओर रखी गई 17 मांगों को पूरा करने की दिशा में काम करने का लिखित वादा किया गया। हालांकि तब जयंत पाटिल ने इस चिट्ठी को संदिग्ध बताते हुए खुद ही इसकी सच्चाई का पता लगाने की बात कही थी कि ये खत आखिर बाहर कैसे आया। ये हमने दिया है कि नहीं मुझे पता नहीं, हम देखेंगे, देखते हम क्या किस लिए हम मेरे ऑफिस में मैंने बोला है कि ये कब किसने किया किसी को मालूम नहीं, ये कैसे आ गया। लेकिन महाविकास आघाड़ी पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए इसी बहाने बीजेपी महाराष्ट्र में बटोगे तो कटोगे वाले फॉर्मूले को वोट जिहाद तक खींच ले गई। अब सत्ता के फैसले का दिन करीब आते आते इन चुनावी मंत्रों पर दांव पेच तेज होता जा रहा है। साहिल जोशी, मुंबई आज तक। बात अगर मुस्लिम वोटों की हो रही है तो आज मैं मालेगांव में था, जहां पर 90% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है और मालेगांव मध्य विधानसभा चुनाव क्षेत्र ने इस बार धुले लोकसभा क्षेत्र के चुनावी नतीजा ही बदल दिया था, क्योंकि यहीं पर 1,96,000 वोट पाए थे जो महाविकास आघाड़ी को गए थे और केवल 4,500 वोट ये महायुति को गए थे, जिसके वजह से बीजेपी उम्मीदवार वहां पर हार गए थे। तो वहां पर हम लोग जा रहे थे, वहां पर मैं था, इसीलिए उनके नेता असदुद्दीन ओवैसी, एआईएमएम के अध्यक्ष और सांसद, उनसे बात करना जरूरी था, तो उनसे मैंने बात की है। पहले उसकी बातचीत सुनते हैं और उसके बाद दंगल शुरू करेंगे। ओवैसी जी, आप महाराष्ट्र में हैं और 2024 में जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय का वोट एक तरफा महाविकास आघाड़ी के पास गया, उसके बाद से महायुति बीजेपी खास करके दूसरी ओर से वोट जिहाद का नारा दे रही है। क्या सचमुच में इस तरीके की कोई चीज महाराष्ट्र में है? क्या आपको लगता है कि अब भी विधानसभा चुनाव में उसी तरीके से वोट पैटर्न होगा और आपकी भूमिका उस पर क्या रहेगी? देखिए, महाराष्ट्र के चुनाव में एक हकीकत यह है कि सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज और राइट विंग फाशिस्ट पार्टीज ने मिलकर 48 लोकसभा सीट में जो एक ही मुस्लिम एमपी 2019 में जीता था, सब ने मिलकर इम्तियाज जलील को हराने की कोशिश की और बदबख्ती यह है कि इम्तियाज जलील साहब को उन्होंने हरा दिया। दूसरा यह है कि यकीनन मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर बीजेपी के खिलाफ, शिवसेना के खिलाफ वोट दिया है। ये एक वाहिद कम्युनिटी है जिसके पास पॉलिटिकल बार्गेनिंग पावर नहीं है। इस कम्युनिटी को हमेशा डराया गया इस बात से कि तुम्हारे कल्चर को छीन लिया जाएगा, तुम्हारे इबादत गाहों को छीन लिया जाएगा। तो हमारे पास जो पॉलिटिकल बार्गेनिंग पावर दूसरे समुदायों के पास है, वो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास
हमारा पॉलिटिकल एम्पावरमेंट या पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है। तीसरी बात यह है कि सिर्फ मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज ने क्या वोट देने से वो लोग कामयाब हो गए? ये जो अलायंस, जो इंडिया अलायंस जो था, उसमें हर समाज ने उनको वोट दिया, इसीलिए वो जीते, हारे भी, मगर सब ने मिलकर इम्तियाज जलील को तो औरंगाबाद में हराया। वो सच्चाई है। नहीं, लेकिन असद भाई ये बात तो हमें देखनी होगी ना कि आप जो डराने की बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं जिस तरीके के भाषण उस वक्त पूरे देश पे दिए गए, उन्होंने सोचा कि भाई अगर हमें किसी के साथ जाना है तो महाविकास आघाड़ी के साथ जाना है। आज की स्थिति में हम जहां जहां पर मुस्लिम इलाकों में गए उद्धव ठाकरे का नाम वो ले रहे थे। मुंबई में हमने देखा कि मानकुर शिवाजीनगर जैसे इलाके से शिवसेना के कैंडिडेट को, जो आज तक कभी महाराष्ट्र में देखा नहीं गया था, कि शिवसेना के कैंडिडेट को वहां पर वोट गिरते हुए वहां पर नजर आए। आपके एमएलए जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से है उस मालेगांव मध्य से भी काफी संख्या में वोट जो है वो कांग्रेस को जाते हुए नजर आए। तो वो जो आपका एक गढ़ माना जाता था या आपका जहां पर वजूद था वो कहीं छीन रहा है। कहीं आपको लगता है कि बीजेपी के कैंपेन की वजह से वो महाविकास आघाड़ी की तरफ शिफ्ट हो गया है? 19 की तरह नहीं है कि जहां पर स्प्लिट हो गया वोट, दलित मुस्लिम वोट स्प्लिट हो गया, उस तरीके की बात नहीं है अब 24 के चुनाव में। ऐसा कुछ लगता है आपको? नहीं, पार्लियामेंट के चुनाव में तो एमआईएम पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ी थी, और जहां तक धुलिया की सीट है बिल्कुल सही है, धुलिया पार्लियामेंट सीट, वहां पर धुलिया असेंबली सीट, और मालेगांव से उनको कामयाब वोट मिला ज्यादा, वहां के जो कांग्रेस के सांसद हैं, और 3,500 वोट से शायद उनको कामयाबी मिली। हम तो सिर्फ औरंगाबाद से लड़े थे। अब ये विधानसभा का चुनाव है, जाहिर है इसमें लोगों का वोटिंग पैटर्न डिफरेंट होगा। लेकिन अभी देखिए किरीट सोमैया यहां पर लगा रहे हैं, ईडी की रेड्स हुई है मालेगांव में, वो कह रहे हैं कि वोट जिहाद चल रहा है और कहीं ना कहीं वो पैसा जो है वो वोट जिहाद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कौन सा कैंपेन यहां पर चल रहा है? और आपको लगता है कि कहीं आपको भी महाविकास आघाड़ी के साथ चले जाने चाहिए था ताकि आपकी पार्टी को भी कुछ फायदा होता, या कोई प्रस्ताव वहां पर भेजा गया, उन्होंने माना नहीं? आखिरकार क्या हुआ आप लोगों में? नहीं, आज से 2 महीने पहले इम्तियाज जलील साहब ने कांग्रेस के महाराष्ट्र के जो अध्यक्ष है उनको और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को उन्होंने एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने इस बात को कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हमको बीजेपी, शिंदे और अजित पवार की सरकार को वापस आने नहीं देना है, उनको रोकना है, तो आप हमसे बात करिए, हम आपसे बात करना चाह रहे हैं। तो उसके बाद से तो लेटर लिखे, कोई बातचीत नहीं हुई। हमने तो अपना हक अदा कर दिया, कोई हमको ये उंगली ना उठाए हम पर कि भाई आपने कोशिश नहीं की। हमने एक नहीं कई मर्तबा कोशिश की। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको साथ में लिया तो हिंदू वोट उनका टूट जाएगा? अभी अच्छे से चल रहा है, भले कोई फर्क नहीं पड़ता, मुसलमान शिवसेना को वोट दे रहे हैं, आपको साथ में लेंगे तो बीजेपी का कैंपेन शुरू हो जाएगा। देखिए आज देवेंद्र फडणवीस भी कह रहे हैं कि आप रजाकारों के नुमाइंदा है। आपने औरंगाबाद में जाके, संभाजीनगर में जाके कहा है कि भाई औरंगाबाद होना चाहिए, रजाकारों की भूमि है। ये कंट्रोवर्सी कौन झेलेगा? इसके लिए शायद आपके पास नहीं आए होंगे। नहीं, इसका आसान जवाब यह है कि हरियाणा तो मैं नहीं लड़ा। हरियाणा कैसे जीत गई बीजेपी? इलेक्शन में तो बीजेपी तो गाली देगी ना, बीजेपी गाली देने वाली पार्टी है, बीजेपी झूठे इल्जाम लगाती है। अब आप बताइए कि हम नहीं लड़े हरियाणा तो जीत गए। अब जहां तक ये जो एलिगेशंस डिप्टी चीफ मिनिस्टर और एक जमाने में चीफ मिनिस्टर रहे हैं, तो वो तो बौखलाहट का शिकार है। उनको ये नजर आ गया, अंग्रेजी में बोलते राइटिंग ऑन द वॉल, उर्दू में बोलते नविश्ते दीवार, कि उनको मालूम हो गया कि मुख्यमंत्री बनने के उनके ख्वाब चुकनाचूर हो गए। तो वो अब इस जमीन नीचे उतर आए गए, अनपार्लियामेंट्री अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे। देखिए, आप अगर अलायंस नहीं करना चाहेंगे तो मैं तो एक पॉलिटिकल पार्टी हूं, मेरे 2 विधायक यहाँ पर हैं, मेरे कई जगह पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर्स हैं, पंचायत के मेंबर्स हैं, तो मुझे तो चुनाव लड़ना है ना। लेकिन आपका आकलन क्या है? क्योंकि जैसे लोकसभा का रुझान रहा कि ये भी कैंपेन किया गया, लोकसभा में कांग्रेस से आवाज उठी कि भाई मुस्लिम समुदाय का कोई कैंडिडेट है नहीं, उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में जो हम कहते हैं ना डीएमके फॉर्मूला, दलित मुस्लिम कुनबी, ये फॉर्मूला महाविकास आघाड़ी के पक्ष में, एडीएमके फॉर्मूला, आदिवासी दलित मुस्लिम कुनबी, ये महाविकास आघाड़ी के पक्ष में वर्कआउट हो गया। मुंबई में कई लोग कहते हैं कि मामू कॉम्बिनेशन, मराठी मुस्लिम कॉम्बिनेशन यहां पर वर्कआउट हुआ।
क्या इस बार भी इस तरीके के आसार आपको लगते हैं, या आपको लगता है कि इस बार आपकी पार्टी के कैंडिडेट्स अपना एक अलग रुतबा दिखाएंगे? खास करके 37 कॉन्स्टिट्यूंसीज है पूरे महाराष्ट्र में, जहां पर 20% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, और वहां पर उनका कमाल वहां पर दिखाई देगा। आपको लगता है कि थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया, या अभी भी उसी तरीके का पैटर्न आपको दिखाई देगा? नहीं, एक बात आप जानते हैं कि 1990 में मेरे ख्याल से 10% मुसलमान आमदार जीत कर आए थे। अभी इस विधानसभा में सिर्फ 9 या 10 है, 5% है। इसका जिम्मेदार कौन है भाई? इसका जिम्मेदार अगर आप मुझे देना चाह रहे हैं तो ठीक है, दे दीजिए, मगर आप सच्चाई कैसे छुपाएंगे? और तीसरी बात यह है कि इस मुस्लिम कम्युनिटी में 20 साल के बाद एक MP इम्तियाज जलील बना। आपने सबने मिलकर उसको हराने की कोशिश की। आपने टिकट भी नहीं दिया, ना कांग्रेस ने दिया, ना राष्ट्रवादी ने दिया, ना खैर वो तो BJP और शिंदे तो वो तो नाम भी नहीं लेते। तो इस कम्युनिटी का पॉलिटिकल शेयर क्या होगा बताइए हमको? हम क्या सिर्फ वोट डालने वाले एक ATM मशीन बना कर रख दिए? और यही हाल पूरे देश में है। 1980 के बाद से आप देख लीजिए, पार्लियामेंट में आज मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन से 4.5 के करीब है। क्या ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है? क्या हमारी लोकशाही के लिए अच्छा है? एक तरफ हमको इल्जाम लगाया जाता है कि हम झूठा इल्जाम के हम बच्चे पैदा कर रहे हैं, एक तरफ इल्जाम लगाया जाता है कि हम घुसपैठी है, एक तरफ इल्जाम लगाया जाता है कि देश छोड़ के चले जाओ, एक तरफ इल्जाम लगाया जाता है कि जेनोसाइड किया जाएगा, बुलडोजर का इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरी तरफ हमको सिर्फ अछूत, पॉलिटिकली अछूत बनाकर छोड़ दिए कि तुम सिर्फ निकलो, वोट डालो और जाकर घर में सो जाओ। तो मेरे जो रियल इश्यूज है डेमोक्रेसी में, पॉलिटिकल वॉइस की, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की, अब मिसाल के तौर पर एक आपको एग्जांपल देके सवाल का जवाब, क्या उद्धव ठाकरे से उम्मीद है आपको? तुमसे जिनको उम्मीद होगी, शायर ने कहा कि तुमको जिनसे उम्मीद वफा होगी। हमको तो ये देखना है कि तुम जालिम कितने हो। आप मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री के तौर पर आपके साथ अजीत पवार डिप्टी CM थे, कांग्रेस के अशोकराव चौहान बैठे हुए थे विधानसभा में। उद्धव ठाकरे ने खड़े होकर कहा कि हाँ, हम जिम्मेदार है, हमने बाबरी मस्जिद को हमारे कार्यकर्ता ने तोड़ा। क्या पैगाम दे रहे हैं आपने मुझे? आप बताइए, मेरे लिए क्या चॉइस छोड़ते हैं आप? चलिए, आखिर में असद भाई, अभी एक खत सब जगह घूम रहा है, कोई उलेमा काउंसिल है, उन्होंने समर्थन दिया है महाविकास आघाड़ी को। तो ये सब चीजों का क्या मतलब रह गया? और बीजेपी वहां पर उन मामलों को उठा रही है। कहीं ना कहीं डर है कि आपकी कम्युनिटी किस तरीके से वोट करेगी, उसका इम्पैक्ट जो है, उसके वजह से ये सारी बातें हो रही है। और ये जो उलेमा काउंसिल का खत जिसपे 17 मांगे रखी गई है, कई सारे मुद्दे वहां पर रखे गए हैं, उसको लेकर काफी चर्चा हो रही है। किस तरीके से देखेंगे आप इसको? मैं जनाब साहिल साहब से ये गुजारिश करूंगा कि उलेमा काउंसिल के कौन चेहरे हैं, उनको चेहरे तो दिखा दीजिए। अब चुनाव का माहौल है, अब सब लोग अपनी अपनी अहमियत को उजागर करने के लिए ये इस तरह की बातें करते हैं। चुनाव के बाद तो सब भूल जाते हैं। वही मुसलमान गरीबी में पिसता है, वही ट्रेन में 70 साल बूढ़े को पीटा गया, मारा गया, वही मॉब लिंचिंग के वाकयात होते रहेंगे, कोल्हापुर की मस्जिद में बेहुरमती की गई। अब चुनाव आया है तो सब लोग अपने अपनी अहमियत को उजागर करने के लिए कर रहे हैं, मगर जमीनी हकीकत उसी वक्त तब्दील होगी जब महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक समाज, मराठाओं ने जिस तरह जरांगे पाटिल को अपना नेता बनाया, वो अपना नेता बनाए, विधानसभा में अपने ताकत के जरिए, अपने वोट के जरिए मराठा दलित के साथ मिलकर अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को कामयाब करे, तभी कुछ इंसाफ होगा और इंसाफ की बातचीत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया असद भाई, आपने मुझसे बात की इसके लिए, और उम्मीद करते हैं कि इस बार के चुनाव कुछ अलग तरीके से नजर आए। आप महाराष्ट्र में हैं, 23 तारीख के बाद मुझे लगता है कि दोबारा हमें बातचीत करनी पड़ेगी। फिलहाल मुझसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू। तो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि अब मुसलमानों को भी जरांगे पाटिल की तरह मराठा आंदोलन के बाद जिस तरीके का इकट्ठा आने का एक न्योता मिला गया था, उसी तरीके से कुछ करना चाहिए, अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। कुल मिलाकर वो अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं कि भाई AIMIM के साथ आइए, हम ही मुसलमानों के दरअसल उनको आगे बढ़ा सकते हैं, उनकी बात कर सकते हैं।
इस पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार ये डर क्यों सता रहा है, इस राजनीति में बटेंगे तो कटेंगे के साथ उसके खिलाफ ये बातें क्यों की जा रही है। हमारे पास अलग अलग मेहमान है। शाइना इंसी है जो महायुति की शिवसेना की कैंडिडेट है मुंबा देवी से, और उनके इलाके में भी यही मुद्दा काफी हद तक चलेगा, उनसे भी हम बात करेंगे। डॉक्टर शमा मोहम्मद है, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी की, वो हमारे साथ जुड़ी है। प्रदीप भंडारी, बीजेपी का कहना होता है कि हम स्पोक्स पर्सन भेजेंगे, वही हमारे साथ बैठेंगे। इसके लिए शाइना इंसी के साथ वो भी हमारे इस चर्चा में शामिल होने वाले हैं। लेकिन उसके साथ हमारे साथ शोएब जमई है जो AIMIM के स्पोक्स पर्सन है औरंगाबाद से, जहां पर आज असदुद्दीन ओवैसी थे, वहां से जुड़ रहे हैं। सूरज चौहान स्पोक्स पर्सन है राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत पवार के, वो भी इस पे जुड़े हुए हैं। शुरुआत हम करेंगे, शाइना इंसी को जाना है, मुझे लगता है कि उनको प्रचार विचार में जाना होगा, ज्यादा उन्हें रोकूंगा नहीं। सबसे पहले उन्हीं को पूछना है कि शाइना जी, आपके इलाके में तो बहुत सारे मुस्लिम वोटर्स हैं, आपको क्या डर सता रहा है कि बार बार ये कहा जा रहा है बटेंगे तो कटेंगे, यही नारा हमको बचा पाएगा, इसके बिना हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे, ध्रुवीकरण ही करना पड़ेगा, क्या यही नारा है, इसके लिए आपको ये सब बोलना पड़ रहा है? देखिए, सबसे पहले साहिल जी तो मैं कहूंगी कि तुष्टीकरण की राजनीति तो सिर्फ विपक्ष करती है। मुसलमान को एक वोट बैंक बनाए रखना, दलितों को ये समझाना कि देखिए आपको ऐसे ही वोट करना है, जो आप इनको वोट करेंगे तो आपको रुकावट पड़ेगी, आपको असुरक्षा की भावना, ये बिल्कुल फॉल्स नैरेटिव है। आज हुसैन दलवाई कांग्रेस पार्टी के उनकी ये नौबत कि वो बोले कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक आतंकवादी संगठन है। मैं पूछना चाहती हूँ, ये लोग जो दाऊद इब्राहिम को भेजते हैं विदेश, जो मर्सी पिटिशंस फाइल करते हैं याकूब मेमन के लिए, जो सैफरन टेरर जैसे शब्दों का दुरुपयोग करते हैं, जो आतंक है उसका कोई रंग नहीं है, जो लोग लगातार ऐसे टिप्पणी पे टिप्पणी पे टिप्पणी करते रहें, वो हमें क्या सर्टिफिकेट देंगे देश चलाने में? माननीय प्रधानमंत्री हो या एकनाथ शिंदे जी महाराष्ट्र में, देवेंद्र फडणवीस हो या अजीत पवार, हमारा लक्ष्य सिर्फ ये है कि प्रगति की राजनीति करें, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, और यही हमारे प्रधानमंत्री ने किया जी, है। इसका जवाब तुष्टीकरण करते हैं और आतंकवादी, इसका जवाब है ना, मैं शमा मोहम्मद से नहीं लूंगा, इसका जवाब है ना मैं सूरज चौहान जी से लूंगा, क्योंकि आजकल सूरज चौहान की पार्टी कहती है कि भाई इस तरीके की राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो सूरज चौहान जी, आप ही जवाब दे दीजिए शाइना इंसी को कि भाई आपको क्या लगता है कि ये सही है कि भाई आप लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, क्योंकि आप सेक्युलर पार्टी कहते हैं ना, इसके लिए आपको सबसे पहले पूछ रहा हूं। आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, आप लोगों में डर पैदा करते हैं, आप इस तरीके से फूट डालते हैं, इसके लिए ये सारा चीज उन्हें बोलना पड़ता है, और इस तरीके की बात कुछ है नहीं। सूरज जी, आप ही जवाब दे दीजिएगा। हम कहते नहीं, हम सेक्युलर पार्टी है, सेक्युलर विचार मानते हैं, शिव शाहू फुले अम्बेडकर विचारों पे काम भी करते हैं, ये हमारी विचारधारा है। हर पार्टी के अलग अलग आइडियोलॉजी होती है, जैसे कि कांग्रेस की हो, उद्धव गट की शिवसेना की हो, सावरकर के बारे में उनके कभी भी एक साथ वो नहीं आ सकते, क्योंकि अलग अलग आइडियोलॉजी से वो जुड़े हैं। हमारा ही सेम ऐसा है, हम भले ही राजनीति विकास के लिए हम साथ में आए होंगे, मगर हर पार्टी की आइडियोलॉजी अलग है। जब मुद्दा विकास का आता है तब हम सब साथ में आकर इस राज्य के प्रगति के लिए हम लोग। ठीक है, शाइना जी का जवाब दीजिए ना, आप तुष्टीकरण की राजनीति क्यों करते हैं? क्यों तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जरा जवाब दे दीजिए शाइना जी को। तुष्टीकरण की राजनीति तुष्टीकरण की से एक मिनट साहिल, इस हद तक वो सिर्फ जवाब दे हाफिज सईद जी बुलाते हैं और उनको शर्म होती है बोलना कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे। मुझे बताइए, क्या ये तुष्टीकरण नहीं है? जो आप हाफिज सईद जी बुलाते हैं, आप मुझे जवाब दीजिए कि ये जी कहां से आता है? शाइना जी, पहले मुझे सूरज चौहान जी से जवाब लेने दीजिए ना कि क्या ऐसा हुआ। साइन करते हैं, ये तुष्टीकरण नहीं है। शाइना जी, भाई शाइना जी, एक मिनट, मुझे सूरज चौहान जी से जवाब लेने दीजिए ना कि ऐसा क्या हो गया कि प्रधानमंत्री मोदी मुंबई में रैली लेते हैं, महायुति की आखिरी रैली होती है, नवाब मलिक तो छोड़ दीजिए, चलिए वो अलग कैंडिडेट है, लेकिन सना मलिक, जीशान सिद्दीकी, क्या डर था कि भाई वो वहां पर नहीं गए? सारे कैंडिडेट वहां पर गए हुए थे महायुति के रैली में। क्या डर सता रहा था सूरज चौहान जी को की पार्टी को कि सना मलिक वहां पर नहीं गई? जीशान सिद्दीकी तो बांद्रा ईस्ट के है, वो तो 10 मिनट में पहुंच सकते थे शिवाजी पार्क, क्यों नहीं गए वहां पर सूरज चौहान जी? क्या यही कारण है जो शाइना इंसी बता रही है, यही कारण की वजह से आपके नेता विधायक नहीं गए वहां पर? ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र में हम महाराष्ट्र में अगर आप देखे होंगे कि मोदी जी के हर सभा को हमारे कैंडिडेट थे
हसन मुशर्रफ साहब कोल्हापुर एरिया में जब आए थे तो हसन मुशर्रफ साहब स्टेज पे मंच पे उपस्थित थे। भाई मुंबई का डर अलग है ना, मुंबई का डर अलग है, बांद्रा इसमें तो उसके बारे में बताइए। मुझे बोलने दे, मैं बोलता हूँ, वही बोलता हूँ। ऐसा नहीं है कि आप पर्टिकुलर एक एरिया का पकड़ कर बैठोगे तो उसका मतलब ऐसा नहीं होता कि वो महाराष्ट्र में हमारे पूरे ऐसे कहीं हमारे कैंडिडेट को कहीं पर अभी चुनाव का मौसम है, चुनाव कैंडिडेट खुद अगर वहां पर होगा तो उसकी वजह से वो जा नहीं पाए होंगे, ऐसा मुझे लगता है कि मैं भी उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन लेता हूँ। पर हमारा ऐसा कुछ नहीं, हम साथ में है तो पूरे अरे 2 दिन हो गए समर्थन में, साथ में 2 दिन हो गए उस बात को। 14 तारीख को आखिरी रैली थी प्रधानमंत्री की। हाँ होगी ना, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। प्रधानमंत्री रैली, प्रधानमंत्री देश के हैं, हमारे लोग वहां पर गए थे, पार्टी के पूरे लोग वहां पर उपस्थित थे। कैंडिडेट किसी वजह से वहां पर उपस्थित नहीं रहा होगा, मगर मैं आपको पूरे साथ कह सकता हूं कि हम लोग साथ में है, साथ में चुनाव लड़ रहे हैं और साथ में ही जीतेंगे। चलिए ठीक है, शाइना जी को जाना है, मुझे एक आखिरी सवाल उनसे पूछना है। शाइना जी, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत अच्छे से जानता हूं, वहां पर अमीन पटेल कांग्रेस के विधायक है, बाकी गेस्ट के पास भी मैं जाऊंगा, लेकिन आपसे एक जानना चाहेंगे कि भाई आपके इलाके में क्या आप मुस्लिम इलाकों में भी जाती है वोट मांगने के लिए? क्या आपको लगता है कि पिछली बार जैसी स्थिति होगी, आप उनको साथ में लेने की कोशिश कर रही है, या फिर सिर्फ आपका बटेंगे तो कटेंगे का नारा रहेगा? जी बिल्कुल जाते हैं, और उनको ये भी समझाते हैं कि कौम की राजनीति वो लोग करते हैं जो डर फैलाना चाहते हैं और आपको एक वोट बैंक तक सीमित रखना चाहते हैं। हम काम की राजनीति करते हैं। जब आदरणीय मुख्यमंत्री की लाडकी बहना योजना, जहां महाराष्ट्र में 2.5 करोड़ महिलाओं को मिलता है, 7,500 उनके बैंक अकाउंट में। साहिल जी, 40,000 महिला है मुंबा देवी में, जिसमें से 15,000 मुस्लिम महिला है। वो सब खड़ी है हमारे साथ, क्योंकि वो जानते हैं ये खोखले वादे नहीं है, ये है प्रगति की राजनीति, जहां आपको आत्मनिर्भर रहना है, आपको शिक्षित सुरक्षित करना है। एक स्कूल नहीं यहाँ, एक अस्पताल नहीं, एक क्लस्टर रीडेवलपमेंट नहीं, एक लाइब्रेरी नहीं, एक ओपन स्पेस नहीं। क्लस्टर रीडेवलपमेंट को लेके इतना बड़ा मुद्दा है कमाटीपुरा में, लोग जानते हैं, वो त्रस्त हो गए हैं। कांग्रेस ने 15 साल से वोट बैंक की राजनीति और इलीगल इमारतें खड़ी की है, इलीगल वोटर्स, बोगस वोटर्स को लाए हैं। तो हम ये विनती कर रहे हैं सबको कि प्रगति की बात सोचे, और जब प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, इसका मतलब है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। जो एक स्कीम है, लाडकी बहन हो या उज्ज्वला हो या मुद्रा या जनधन या आयुष्मान भारत, वो जात पात आधार पे नहीं है। ठीक है, ठीक है शाइना जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने चुनाव प्रचार से समुदाय भी ये समझ चुके हैं। थैंक यू। उम्मीद करते हैं, देखते हैं कि भाई अब चुनाव में तो पता चल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। शमा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, शमा मोहम्मद कांग्रेस की प्रवक्ता है, प्रदीप भंडारी भी हमारे साथ में है, दोनों के पास हमें जाना है। शमा जी, सबसे पहले तुष्टीकरण की राजनीति, आपको डर है कि कहीं जो लोकसभा चुनाव में हुआ उनको साथ में लिए बिना आप तो चुनाव जीत नहीं सकती, लेकिन दूसरी तरफ जब कैंडिडेट आप मुस्लिम दोगी तब तो आपको वोट नहीं पड़ेंगे, इसके लिए मुस्लिम कैंडिडेट देते समय तो आपको काफी डर रहता है। ओवैसी अभी जो मुझसे बात कर रहे थे, असदुद्दीन ओवैसी, उनका कहना था कि भाई चुनाव में मौका देते समय तो आपको डर लगता है, तब तो आप सोचते हैं कि भाई मुस्लिम कैंडिडेट देंगे तो हिंदू वोट नहीं करेंगे। सिर्फ उन्हीं इलाकों में मुसलमानों को कैंडिडेट बनाया जाता है जहां पर उनकी आबादी 50% से ज्यादा है। ये बात क्या है, किस बात का डर है आपको कि आपको अगर मुस्लिम कैंडिडेट देंगे तो हार जाएंगे? हमको कुछ डर नहीं है, लेकिन मुझे शाइना एनसी के उन्होंने जो बात की है उनका जवाब देना है। उन्होंने कहा तुष्टीकरण के बारे में। मैं आज पूछना चाहती हूँ, बीजेपी की सरकार भी है, महायुक्ति को, आपने मदरसा अध्यापक को उनकी जो सैलरी की बढ़ोतरी क्यों किया है मुंबई में? वो तो तुष्टीकरण नहीं है। जब हम करते हो तो तुष्टीकरण होता है, जब वो करते हो तो तुष्टीकरण नहीं होता है ना? वो नंबर एक। नंबर 2, उसने क्या बोला है कि दाऊद इब्राहिम के बारे में। दाऊद इब्राहिम किसके साथ जुड़ा हुआ है? नवाब मलिक। ये किसने कहा है? हमने नहीं कहा है, महायुक्ति की सरकार। और नवाब मलिक अभी एक प्रत्याशी है, क्यों समर्थन दे रहे हो? वो उनको कहना है कि एनसीपी अजीत पवार को उसको प्रत्याशी मत बनाओ, उनका दाऊद इब्राहिम के साथ संबंध है। ये है डबल स्पीक। नंबर 3, उन्होंने कहा कि ये मुसलमानों के साथ है सब कुछ।
अफजल गुरु को किसने फांसी दिलाया? कांग्रेस पार्टी ने। अजमल कसब को किसने फांसी दिया? कांग्रेस पार्टी ने। और किसने मसूद अजहर और अजहर मसूद एक आतंकवादी को किसने एस्कॉर्ट किया? बीजेपी की सरकार ने एस्कॉर्ट किया है, जेल से निकाल के एस्कॉर्ट करके अफगानिस्तान में पाकिस्तान को दिया। हमने नहीं। हम आतंकवादियों के साथ नहीं खड़े रह सकते। बीजेपी और महायुक्ति सरकार आतंकवादियों के साथ है। अभी एआईएम को मैं जवाब दे दूंगी। एक मिनट, एआईएम को भी मैं जवाब दे दूंगी। राजा सिंह, आने दीजिए ना, एमआईएम की बारी आएगी। नहीं, मुझे जवाब देना है। मैं लास्ट थिंग, गोशा महाल, राजा सिंह बीजेपी का कैंडिडेट है। गोशा महाल तेलंगाना हैदराबाद में इनका जड़ है। मेरा सवाल है, वहां एआईएम का कैंडिडेट नहीं है। बीजेपी के कैंडिडेट के खिलाफ एआईएम का कैंडिडेट नहीं है। वो क्या है? किसके साथ है एआईएम? बीजेपी के साथ है। हमारे वोट, महाविकास अघाड़ी के वोट विभाजन करने के लिए बीजेपी ने भेज दिया है इस एआईएम को। उसका जवाब तो देना पड़ेगा। राजा सिंह के खिलाफ क्यों कैंडिडेट नहीं? और 9 सीट तो पहले तो आपने मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया। 90 सीट लड़ते हो आपने मेरे सवाल, क्षमा जी, आपने मेरे सवाल का तो जवाब दिया ही नहीं। मैंने आपसे पूछा था कि भाई आप मुस्लिम कैंडिडेट क्यों नहीं देती? भाई मुस्लिम वोट तो आपको चाहिए, लेकिन कैंडिडेट तो आप नहीं देंगे। नहीं, हमने कितने परसेंट कैंडिडेट दिए आपने? अमीन है, बहुत सारे। हमने 105 आपके कैंडिडेट है। क्या आपके खुद के नेता बोलते हैं, नसीम खान है, हुसैन दलवाई है, उनकी मांग थी कि भाई हमें पूरे 38 जगह पर हमको कैंडिडेट चाहिए, नहीं मिल पाए। 20% से ज्यादा मुस्लिम वोट जहां पर है। अजीत पवार के बारे में पंकजा मुंडे ने क्या कहा? पंकजा मुंडे ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, नहीं होगा महाराष्ट्र में। अजीत पवार, ठीक है, चलिए प्रदीप जी से जवाब ले लेंगे। बीजेपी, प्रदीप भंडारी, बटेंगे तो कटेंगे का डर, बटेंगे तो कटेंगे का डर, बटेंगे तो कटेंगे का डर। प्रदीप भंडारी, बटेंगे तो कटेंगे का डर सिर्फ बाकी किसी को नहीं है, तो आपकी पार्टी के लोगों को भी सता रहा है। पंकजा मुंडे भी कह रही है कि भाई इस तरीके के बयान से चुनाव बिगड़ सकता है। सूरज चौहान की पार्टी कह रही है कि इस तरीके के बयान से चुनाव बिगड़ जाएगा। क्यों दे रहे हैं बयान इस तरीके से? उनको डर सता रहा है इस बात का। प्रदीप भंडारी जी, साहिल जी, मैं सुन रहा था आपके सभी गेस्ट को। मैं चाहूंगा कि मुझे थोड़ा सा मुझे 1.5 मिनट का समय दिया जाए इस पे। राजतक के ऊपर साहिल जी 4:30 बजे देवेंद्र फडणवीस जी का इंटरव्यू 4:30 बजे आज ही देवेंद्र फडणवीस जी का इंटरव्यू आज तक पे चल रहा था, जिसपे यही सवाल आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप ने पूछा था देवेंद्र फडणवीस जी पे, जिसपे उन्होंने स्पष्टीकरण दिया था कि उन्होंने बात करी थी पंकजा मुंडे से, और पंकजा मुंडे से सवाल ये पूछा गया था कि आप क्या विकास पे वोट मिलेगा, कि किस पे आपको वोट मिलेगा? उन्होंने बोला हमको तो विकास पे वोट मिलेगा ही मिलेगा। बटेंगे के कटेंगे के साथ में एक और लाइन है जो है, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। तभी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो हम सब इस पे एक है 287 सीट पे, नवाब मलिक वाले पे हमारा खुला विरोध है, जो आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं। परंतु यहां पे बात दो है, एक है विकास की और दूसरी महाराष्ट्र की अस्मिता को बचाने की, बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान को बचाने की। अभी कुछ ही मिनट पहले मौलाना सज्जाद नुमानी, जो महाविनाश अघाड़ी को सपोर्ट करते हैं, उन्होंने परभनी में स्टेटमेंट दिया है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे उनको सोशली बॉयकॉट करना चाहिए। और यह मौलाना सज्जाद नुमानी ने महाविनाश अघाड़ी को सपोर्ट किया है। मौलाना सज्जाद नुमानी ये स्पष्ट करने की कोशिश करेगी जो भी हिंदू दलित सब है जो भाजपा को वोट करेगा, अगर महाविनाश अघाड़ी सरकार आ जाएगी तो उसका सोशल बॉयकॉट करेंगे। मतलब ये तो तालिबानी सोच हो गई। और शमा मोहम्मद क्या बोलेंगी? ये देखिए इनका ट्वीट, ये रहा इनका ट्वीट 11:16 पे अक्टूबर 9, 2024 को, जब हरियाणा का चुनाव कांग्रेस पार्टी हारती है। शमा मोहम्मद बोलती है कि सिर्फ एक समुदाय कांग्रेस पार्टी के लिए वोट करता है और कांग्रेस पार्टी को सिर्फ उसी का ख्याल रखना चाहिए, वो है मुस्लिम समाज। बताइए, हम कोई भी चुनाव जीते और हारे, हमने से बोला कि हिंदू समाज हमारे लिए रहता है, हम सब समाज की बात करते हैं। ये वोट जिहाद की बात कर रहे हैं, ये पोलराइजेशन कम्युनल पॉलिटिक्स की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है। क्या मुसलमानों को पुलिस भर्ती में रिजर्वेशन? नहीं, मेरे को जवाब कंप्लीट नहीं हुआ, मैं इनको सुन रहा था। मुसलमान पुलिस भर्ती के अंदर स्पेशल रिजर्वेशन की बात है, क्या ये संवैधानिक है? नहीं है, हम इसकी बात कर रहे हैं। इसके साथ में मुझे बताइए, आपने शुरुआत में बोला कि भाई नवाब ये अजीत पवार क्यों नहीं गए प्राइम मिनिस्टर की रैली में? ये रहा 6 नवंबर 2024 को उद्धव ठाकरे नहीं गए राहुल गांधी की रैली में, क्या इससे माना जाए कि इनका अलायंस टूट गया है? और ये रहा 12 नवंबर 2024 को अजीत पवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में, तो हमारा अलायंस पूरी तरीके से 287 सीट पे इंटैक्ट है। पर बड़ी बात यह है साहिल जी कि यहां महाविनाश अघाड़ी इस संविधान को खत्म करने की बात कर रही है, क्योंकि संविधान में धार्मिक रूप से पुलिस वालों में भर्ती मुसलमानों को देने का हक नहीं है। ठीक है, आपका ये रहा इनका ट्वीट। चलिए, शमा मोहम्मद जी
एक मिनट शमा मोहम्मद जी, आप वो ट्वीट पे तो आपको जवाब देना ही है, लेकिन प्रदीप भंडारी को एक नहीं प्रदीप भंडारी जी, प्रदीप भंडारी आपको जवाब शमा मोहम्मद देगी ना, उनका ट्वीट है वही जवाब दे देंगी उसके लिए। लेकिन एक करेक्शन आपको देना चाहूंगा मैंने आपकी आघाड़ी टूट गई है या युति टूट गई है ये नहीं कहा मैंने ये कहा कि ये बयान आने के बाद जो अजीत पवार ने बयान दिया है उसके बाद आपके जो दो कैंडिडेट है ना एनसीपी के, मैं मुंबई में कवर करता हूं, मैं आपको करेक्शन देना चाहता हूं कि दोनों कैंडिडेट है ना वो मोदी जी का फोटो नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। उस पर हमने सवाल पूछा था, इसके लिए मैंने ये सवाल उठाया कि भाई वो क्यों नहीं देखे वहां पर। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका अलायंस टूट चुका है, ठीक है, तो मैं क्लैरिटी देना बहुत जरूरी है प्रदीप भंडारी। नहीं साहिल जी, मैं नहीं ये कह रहा, एक सेकंड साहिल जी, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कह रहे हैं कि अलायंस टूट गया। ये लोग कुछ लोग जो हैं जो हमारे अलायंस पे सवाल उठाते हैं, मैं उनको जवाब दे रहा हूं कि भाई हमारा अलायंस पूर्ण रूप से मोहम्मद है, कोई दिक्कत नहीं 287 सीट्स पे जी। यस शमा मोहम्मद आप जवाब दे दीजिए, फिर मुझे मालेगांव में नहीं एक मिनट शमा मोहम्मद आप जवाब दे दीजिए, क्योंकि क्या है मुझे मालेगांव आज हम गए थे, वहां पर राजनीति तो बहुत होती है लेकिन वहां की समस्या क्या है वो भी जरा मुझे एमआईएम के नेताओं को सुनाना है। शमा मोहम्मद जी जरा जवाब दे दीजिए। 2014 में मोदी जी आया था, क्या कहा? सबके साथ सबका विकास। लेकिन इस चुनाव में 2024 में उसने क्या कहा है? उसे बहुत घुसपैठिया आ जाता है, हिंदुओं का संपत्ति लेके चले जाते हैं, मुसलमान को कांग्रेस पार्टी हिंदुओं का मंगलसूत्र लेके मुसलमानों को देंगे, हिंदुओं का बहस लेके मुसलमानों को देंगे। ये क्या है? मुसलमान, एक मिनट, मुसलमान भी इस देश का नागरिक है, सब मुसलमान हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तानी है, कोई भी मुसलमान इस देश में है वो हिंदुस्तानी है। लेकिन कौन मुसलमान के खिलाफ हर दिन हर वक्त, एक मिनट, हर वक्त हर समय बात करते हो? मोदी जी, मेरा एक ही सवाल है प्रदीप भंडारी से, आप इस महाराष्ट्र स्टेटमेंट दिखा दीजिए। और 7 साल थे। मेरा सवाल है कि आप निवेश के बारे में, विकास के बारे में, महिला सुरक्षा, रोजगार के बारे में नहीं बात कर रहे हो, आप बात कर रहे हो वोट जिहाद। मैं जवाब देता हूँ ना, सुनिए, तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे। मैं बता रहा हूँ क्यों कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ मुसलमान के खिलाफ। हाँ, नारा है विभाजन की राजनीति, यही है समस्या। साहिल जी मैं जवाब दे दूं इनको, आप उसका जवाब साहिल जी उसका जवाब विकास के साहिल बारे जी में बात करते ये मैं दे रहा हूँ, सुनिए तो सही, सुनिए। आपके गुलाम अहमद प्रदीप भंडारी 30 सेकंड में जवाब दीजिए, मुझे एमआईएम के पास भी जाना है। प्रदीप भंडारी 30 सेकंड में जवाब दीजिए, मुझे एमआईएम के पास भी जाना है। क्षमा जरा 2 मिनट, क्षमा 1 मिनट, क्षमा 1 मिनट, 30 सेकंड में जवाब दीजिए। प्रदीप भंडारी 30 सेकंड में जवाब दीजिए मुझे। प्रदीप भंडारी क्यों बीच में आ रहे हैं? अरे 1 सेकंड, क्षमा मोहम्मद, जरा थोड़ा शांति से, यार 1 सेकंड भाई, आपकी बात सुनी, अरे भाई आपकी बात सुनी, क्षमा जी आपकी बात सुनी है। प्रदीप भंडारी आपका जवाब मैं लूंगा, लेकिन एमआईएम के नेता बड़े शांति से बैठे हुए हैं, वो आप दोनों का झगड़ा देख रहे हैं और वो ये मन में सोच रहे हैं कि भाई इस बार तो कम से कम मुसलमान हमारे साथ खड़े होंगे जो लोकसभा में नहीं खड़े हुए। भाई एमआईएम आपके शमा मोहम्मद कहती है कि आप सिलेक्टेड कैंडिडेट डालते हो, लोकसभा में भी आपने सिलेक्टेड कैंडिडेट डाले। मैं 30 सेकंड, चलिए शोएब जी मैं 30 सेकंड में जवाब दे दूं प्लीज। बोलने नहीं दे रही है प्रदीप जी, आपके पास आएंगे ना भाई, इसी में टाइम चला जाएगा। शमा मोहम्मद 1 सेकंड, नहीं शोएब, अरे भाई शोएब जमाई बात कर रहे हैं, शोएब जमाई बात कर रहे हैं भाई, जरा थोड़ा फेडर डाउन करिए। शोएब जमाई जी बात कर रहे हैं, उसके बाद प्रदीप भंडारी सबके बाद जाएंगे। शोएब जमाई मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, जो शमा मोहम्मद ने सवाल उठाया उसका भी जवाब दीजिए, बोलिए। साहिल जी बहुत बहुत शुक्रिया, आखिर में हम याद आ गए। देखिए ये जो ना बेमेल जोड़ी है, वो कहते हैं कि हम साथ निकाह करके भी रहते हैं लेकिन खुद को साथ नहीं मानते। ये गजब की जोड़ी है। एक तो एनसीपी और शिवसेना के बीच में आप देख रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारा जो है विचार नहीं मिलता, हमारी विचार अलग अलग हैं, हमारी राजनीति अलग है, लेकिन कहते हैं हम गठबंधन में और हम महाराष्ट्र के विकास के लिए साथ में आए। दरअसल ये महाराष्ट्र के विकास नहीं है, ये तो व्यक्तिगत विकास के लिए साथ में आए हैं। ईडी का डर है, जेल जाने का डर है, उससे बचने के लिए आए। दूसरी तरफ एक और गजब की बेमेल जोड़ी है,
समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इंडिया अलायंस ये कहते हैं कि हम साथ में, लेकिन उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी को 2 सीट मिले इंडिया अलायंस की तरफ से, उन्होंने गठबंधन तोड़ के अपने 6-7 कैंडिडेट एमआईएम के अगेंस्ट दिया है। इंडिया अलायंस की जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, क्यों दिया, किस लिए दिया, किनसे पैसे लेके दिए, और औरंगाबाद में समाजवादी पार्टी का क्या वोट बेस है जो आपने इम्तियाज जलील साहब के खिलाफ दिया, जो हमारा सिटिंग एमपी पिछले बार का 3.5 लाख वोट लाने वाला, आप उसके खिलाफ समाजवादी पार्टी ला रहे हैं, और कहां से पैसे आ रहे हैं वो, यही मैंने पूछना है कि ये जो आपके, ठीक है मैं जवाब दे दूंगी, ठीक है ना, आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ना, मालेगांव में जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है ना, वहां पर आपके विधायक है, आज वहां पर हम गए थे, वहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग जो बेसिक मांगे कर रहे हैं, जरा सुन लीजिए उनकी बात। बोल रहे चुनाव से चुनाव तक हमारे पास आते हैं। बीजेपी के बारे में भी उन्होंने कहा है, जब बीजेपी कहती है वोट जिहाद, वो कहते हैं भाई वोट मांगने तो आओ, आप वोट ही मांगने नहीं आते। आप सुन लीजिए पहले मालेगांव में क्या लोग कह रहे थे, आज हम गए थे, बड़े दिलचस्प स्टेटमेंट्स वहां के लोगों ने दिए हुए हैं, वो सुनते हैं पहले। अब जब चुनाव आते हैं लोग कहते हैं कटोगे या बटोगे, मुसलमान एकजुट हो रहे हैं, वोट जिहाद हो रहा है, क्या कहोगे? मोहब्बत करने वालों से मालेगांव मोहब्बत करता है, उसके लिए सर झुका देता है, जो अकड़ता है उसको पकड़ लेता है। फिर मोहब्बत करोगे तो मोहब्बत हम भी करेंगे। नहीं तो एकदम लोकसभा में आपने पूरा एक साइड वोट दिया पूरा एकदम, वो कहाँ से हो गया, ऐसे कहाँ से हो गया? आप तक तो कभी नहीं दिया। सरपरस्ती में चलते हैं हम, उलमा की सरपरस्ती में चलते हैं। हमारे उलमा जैसे बोलते हैं, हम मिल्लत में जो फायदा होता है उसके मिल्लत के हिसाब से जो फायदा होता है उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं। उलेमा से बोला था, इत्तेहाद में ही बरकत है। सेकुलर यहाँ से कभी मुस्लिम लीग का नुमाइंदा कभी कामयाब नहीं हुआ, कभी कामयाब नहीं हुआ। यहाँ से सेकुलर समाजवादी लोग, सोशलिस्ट और नजरियात के मानने वाले हमेशा कामयाब हुए। मालेगांव में उलमाए किराम की सरपरस्ती में और उलमाए किराम ने जो हम लोगों को गाइडलाइन दी थी, उस गाइडलाइन पर हम लोग, गाइडलाइन होती है, क्या गाइडलाइन होती है? सेकुलर उम्मीदवार को तो उलेमा जो डिसाइड करेंगे वही करेंगे हम, जो उलेमा डिसाइड करेंगे वो डिसाइड करेंगे, वही करेंगे हम। तो इसीलिए भाई आज की डिबेट तो काफी दिलचस्प रही, क्योंकि डर तो सभी को सता रहा है। चुनाव आता है तो सभी पार्टियां डरती है, क्योंकि वोटर क्या करेगा उसकी गारंटी किसी के पास नहीं होती है। इसके लिए गारंटी और वादे लोगों के सामने रखे जाते हैं, जो 5 साल के बाद भूल दिए जाते हैं। आपने देखा मालेगांव में लोग क्या कह रहे थे, कह रहे थे कि भाई कोई आता ही नहीं है हमारे पास। खैर, ऐसे ही हमारी अलग अलग मुद्दों पर चर्चा जारी रहेगी दंगल के इस महाराष्ट्र स्पेशल में। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।